नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रीति और करुणा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सली हमले की कड़ी निंदा की है। नक्सली हमले में शहीद जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि जवानों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब रहे। जवानों की वो गाड़ी भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके परखच्चे उड़ गए हैं आईईडी ब्लास्ट के बाद। गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन किया था और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। और आज जिस तरह से नक्सलियों ने इस ताजा हमले को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि अभी इस ऑपरेशन को लेकर उनके अंदर कितनी छटपटाहट है। और दंतेवाड़ा में हुए इस हमले के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शहीद जवानों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हम हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका ये ट्वीट, उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके संवेदना अपनी व्यक्त की है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये बड़ा नक्सली हमला हुआ है। दंतेवाड़ा में हुए इस हमले में डीआरजी के ड्राइवर समेत 10 जवान शहीद हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर, इस हमले पर दुख जताते हुए नक्सलियों को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेश बघेल से बात की है, पूरे हालात की जानकारी ली है। एक बार फिर से आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने यह हमला किया और जानकारी यह है कि गाड़ी को, जो डीआरजी के जवान जिसमें सवार थे, उस गाड़ी को 50 किलो विस्फोटक से उड़ा दिया गया। और गाड़ी की हालत भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जो जवान हैं, जवानों के साथ साथ जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनके बारे में भी जानकारी है। तो 10 जवान इसमें शहीद हुए और एक ड्राइवर भी इसमें शहीद हो गए हैं। और जानकारी ये भी सामने आ रही है, डीआरजी की ये जो टीम है वो दरअसल आगे बढ़ रही थी किसी ऑपरेशन में और इसी दौरान ये हमला हुआ। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है। ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और देखिए, इस वक्त इसी से जुड़ी एक और अहम खबर। रायपुर में पुलिस मुख्यालय में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। डीजीपी कर रहे हैं इमरजेंसी मीटिंग में एडीजी नक्सल ऑपरेशन मौजूद हैं। तो इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इमरजेंसी मीटिंग की जा रही है। डीजीपी
इस मीटिंग में मौजूद हैं और एडीजी नक्सल ऑपरेशन भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, ये बताइए कि जानकारी ये मिल रही थी कि इस हमले के बाद भी मुठभेड़ चल रही है, नक्सलियों और पुलिस वालों के बीच गोलीबारी की खबरें सामने आ रही थी। अब इस इलाके से कोई और अपडेट है क्या? देखिए, फिलहाल तो समीर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ पूरी तरह से खत्म हुई है। 3 जवान हमारे घायल हुए हैं, 10 जवान शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर की भी इसमें शहादत हुई है। इसके बाद दरअसल पहले इस पूरे मामले को समझ लीजिए कि आखिरकार ये जो डीआरजी के जवान थे कहाँ जा रहे थे। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। नक्सलियों के खिलाफ ही सरकार का मूवमेंट चलता है और वही चल रहा था। 4-5 दिन से टीम वही थी। कुछ और साथी जो हैं वो बारिश के चलते फंसे हुए थे, उन्हें ही लेने ये टीम जा रही थी और अचानक से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के वीडियो सामने आए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। सड़क के बीचों बीच आप देखें इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया। जो जानकारी सामने आई है कि 20 से 25 नक्सली थे और इस ब्लास्ट के तुरंत बाद ही वो वहां से भाग गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है कि अब ये लड़ाई आर पार की, या कहें कि अंत में ही ये लड़ाई चल रही है। फिलहाल पीएचक्यू में हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें एडीजी जो कि नक्सलवाद देखते हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक और अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ ये है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री से बात भी की है, पूरी जानकारी ली है और ये भी आश्वस्त किया है कि जिस तरह की भी मदद सरकार को चाहिए उसके लिए केंद्र तैयार है। तो इस दंतेवाड़ा में हुए नक्सली अटैक के बाद लगातार एक्शन में है इस वक्त सुरक्षा एजेंसी, लेकिन 4 तस्वीरें इस पूरी घटना से संबंधित इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। दंतेवाड़ा में नक्सली अटैक हुआ है, एक ड्राइवर की जान गई है, 10 डीआरजी जवान शहीद हुए हैं और आईईडी विस्फोट कर उड़ाया गया है। ये पूरा हमला देखिए और वो इलाका जहां पर इतना गहरा गड्ढा हो गया है इस धमाके के बाद। विस्फोट में किस तरह से इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है ये देखिए, उस गाड़ी को उड़ाया गया है और इस धमाके में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी रहने की खबर आ रही है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। और आपको अब सुनवाते हैं कि सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी का इस पूरे हमले पर कहना क्या है, देखिए आप। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का हम रुख कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। जवानों पर नक्सलियों के कायरतापूर्ण हमले से दुखी हूं, ये केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो नक्सलियों की तरफ से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यह बड़ा हमला हुआ है जहां 50 किलो आईडी ब्लास्ट से उस गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें डीआरजी के जवान मौजूद थे, जिसमें 10 जवान और एक जो ड्राइवर है उनकी शहादत हो गई। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून को लेकर एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हां, फॉरेंसिक रिपोर्ट की पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। एफएसएल की रिपोर्ट में इंसानी खून के सबूत मिले हैं। एफएसएल रिपोर्ट की टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले अतीक अहमद के दफ्तर में जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो हर तरफ खून के धब्बे नजर आए, खून के छींटे नजर आए, यहां तक कि कपड़ों पर भी खून ही खून नजर आया। अब एफएसएल की रिपोर्ट में पता चला है कि यह इंसानी खून ही है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, और क्या बता रही है एफएसएल रिपोर्ट? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये एफएसएल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को मिली है और हमें इस एफएसएल रिपोर्ट के बारे में सटीक जानकारी मिली है कि ये जो खून अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर में मिला था ये कोई और नहीं बल्कि इंसानी खून है, यानी कि ये किसी इंसान का खून है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसका खून है, क्योंकि जो दफ्तर था उसको पहले से ही बंद किया हुआ था, लेकिन ये बाहर की तरफ से खुला होता तो कोई भी इसमें चला जाता था। लेकिन जिस तरीके से बड़ी मात्रा में पूरे घर में ग्राउंड फ्लोर से लेकर के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर खून मिला तो सवाल ये उठ रहा था कि ये इतना बड़ा खून किसका, क्योंकि एक
चाकू भी मिला है, चाकू के अलावा महिलाओं के कपड़े मिले थे, उस कपड़े पर भी खून के निशान था। तो सवाल यह था कि खून किसका है। एफएसएल को बुलाया गया था और एफएसएल की 2 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ है कि ये खून किसी और का नहीं बल्कि इंसानी खून है। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि 3 से 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है जो कि नशेड़ी किस्म के लोग हैं और उनको चोट भी लगी हुई थी। फिलहाल उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है कि उनका तो खून नहीं है, लेकिन ये चीज क्लियर हो चुका है कि ये खून है, इंसानी खून। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस अतीक अहमद के दफ्तर के अंदर क्या हुआ ऐसा कि वहां पे बिल्कुल ये पता लगाने की अब कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और आइए अब सियासत का रुख कर लेते हैं। 28 अप्रैल से कर्नाटक चुनाव के सियासी मैदान का माहौल बदलने वाला है। पीएम मोदी 6 दिनों में 16 रैलियां और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कर्नाटक के सियासी कुरुक्षेत्र में उतरने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होना है। लिहाजा पार्टी ने अब प्रचार को तूफानी रफ्तार देने की रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत प्रधानमंत्री राज्य में 6 दिनों में 16 रैलियां और रोड शो करेंगे। इसकी शुरुआत 28 अप्रैल से होगी। मोदी 29 अप्रैल, 3 मई, 4 मई, 6 मई और 7 मई को कर्नाटक में रहेंगे। इस दौरान वे 16 जिलों को कवर करेंगे। कर्नाटक को भाजपा दक्षिण का प्रवेश द्वार मानती है। राज्य में उसके सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। दरअसल कर्नाटक चुनावों को भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसलिए वो अन्य राज्य की तुलना में कर्नाटक पर ज्यादा फोकस कर रही है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता सूबे में दमदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और देखिए, कर्नाटक के चुनावी समर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उतर गए हैं। राजनाथ सिंह ने आज बेलगावी और धारवाड़ में रैली की और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। कर्नाटक के चुनावी मैदान में बीजेपी के दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। आज धारावाड़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियासी मोर्चा संभाला और आरक्षण से लेकर भ्रष्टाचार और कोरोना में देश की कामयाबी का जिक्र किया। कोविड के संकट से आप सब भी जूझे होंगे। दुनिया के किसी देश में मुफ्त में वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन दुनिया के अन्य किसी देश में इस तरीके से इतने लोगों को नहीं लगी है जितनी की भारत में लगी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है और बड़े नेता जेल जा रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि सरकार सभी भ्रष्ट नेताओं की जांच करेगी, चाहे वे कितने भी प्रमुख क्यों ना हो। जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा बहनों भाइयों, हमारी ये गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो चाहे कितना भी प्रभावी व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसे नहीं छोड़ेगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ के बाद राजनाथ सिंह ने भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के विपरीत है। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक दौरे पर हैं। उन्होंने चुनावी सभा में इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि जिस तरह कर्नाटक ने इंदिरा गांधी का संकट के वक्त साथ दिया था, उसी तरह इस बार भी कांग्रेस को लोगों का प्यार मिलेगा। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक का रण जीतने के लिए कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कर्नाटक चुनाव प्रचार में जोर लगा रही हैं। श्रृंगेरी में हुए एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमले किए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर फर्जी केस डालकर उन्हें संसद से निकाल दिया गया। प्रियंका ने कहा कि जब इंदिरा गांधी का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा था, तब कर्नाटक के लोगों ने उनका साथ दिया था। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था, तो यहाँ की जनता चिकमंगलुरु उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका का अलग अंदाज देखने को मिला। वे मैसूर के एक होटल में डोसा बनाती नजर आईं। प्रियंका काफी देर तक डोसा रेस्टोरेंट में रहीं और वहीं उसकी बारीकियां सीखती नजर आईं। इससे पहले बेंगलुरु में उन्होंने कर्नाटक की बोम्मई सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और लोगों से कांग्रेस को मौका देने की अपील की।
और इधर कर्नाटक के मांड्या में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। एक बार फिर से कर्नाटक में पहुंचकर सीएम योगी ने उस बयान को दोहराया। भगवान राम यूपी से, हनुमान जी कर्नाटक से हैं, सीएम योगी ने यह भी कहा। और आगे उन्होंने बताया कि यूपी में डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा का माहौल दिया है और यही अपील कर्नाटक की जनता से भी वो करते दिखे। यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, माफिया डर रहे हैं। कर्नाटक के चुनावी समर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक के मांड्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की शुरुआत रोड शो से की। योगी का काफिला जहां से गुजरा, लोग स्वागत करते नजर आए। इसके बाद योगी ने चुनावी सभा में माफिया, दंगा और सुरक्षा का जिक्र किया और कहा कि यूपी में सामर्थ्य और समृद्धि है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। योगी ने यहां कर्नाटक और यूपी का त्रेता युग कनेक्शन भी जोड़ा और कहा कि भगवान राम यूपी से हैं और हनुमान जी कर्नाटक से हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग बली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। अपने भाषण के अंत में योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के लोगों को कन्नड़ भाषा में अयोध्या आने का न्योता दिया। और वहीं बीजेपी का दामन छोड़ने की बात से ही कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बीजेपी के निशाने पर हैं। शेट्टार ने कहा कि बीजेपी के इन हमलों को वो आशीर्वाद की तरह लेते हैं। बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ चुके कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। लिहाजा शेट्टार ने भी करारा पलटवार किया और कहा कि वो ऐसे सियासी प्रहार को आशीर्वाद के तौर पर लेते हैं। Now Jagdish Shettar is only the target. Why it is? And BSY criticize me. I'll take it as a आशीर्वाद। बता दें, कर्नाटक में चुनाव को कम ही दिन शेष रह गए हैं और चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस जीत का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी जीतने के तमाम जतन करने में लगी है और कांग्रेस पर हमला बोलने से नहीं चूक रही है। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने हुबली में एक जनसभा में अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं अपने खून से लिखित में दूंगा कि जगदीश शेट्टार यहां से चुनाव नहीं जीतेंगे। जगदीश शेट्टार और कर्नाटक में चुनावी शोर के बीच कई जगहों पर लोकायुक्त की रेड भी जारी है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कई शहरों में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के साथ साथ राजनेताओं के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच लोकायुक्त टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस की टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, कोलार और बीदर जिलों में सरकारी अधिकारियों के साथ साथ राजनेताओं के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कर्नाटक के लोकायुक्त टीम की ओर से कई अधिकारियों और कांग्रेस नेता के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में कांग्रेस नेता के घर से 30 लाख रुपए कैश के साथ साथ करोड़ों रुपए के सोना चांदी भी जब्त की गई है। दावा किया जा रहा है कि टीम ने कांग्रेस नेता से पैसे का सोर्स बताने के लिए नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी में लोकायुक्त टीम ने पूर्व मंत्री के गंगाधर गौड़ा और उनके बेटे रंजन जी गौड़ा के घरों की तलाशी ली। लोकायुक्त ने करोड़ों की बंजर पड़ी जमीन का हिसाब मांगा। और उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया था कि महाराष्ट्र का सीएम बहुत जल्द बदलने वाला है और इस पर एनसीपी चीफ शरद पवार की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। अजीत पवार के पोस्टर से लेकर संजय राउत के महाराष्ट्र के सीएम को बदलने के दावों पर एनसीपी नेता शरद पवार ने आज खुलकर बात की। शरद पवार ने कहा कि संजय राउत जो कह रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वही सीधी बात है, हमसे किसी ने चर्चा की नहीं। संजय राउत ने कहा कि मीडिया के एडिटर भी है, मीडिया के प्रतिनिधि तो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, शायद उनका कोई अलग सोर्स होगा, मगर ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अजीत पवार की नाराजगी और उनसे सीएम वाले पोस्टर पर अजीत पवार ने कहा कि पोस्टर लगने के बाद खुद अजीत पवार ने इस पर नाराजगी जताई है। मैंने कहा 2 मिनट पहले कि उन्होंने इसके लिए नाराजगी जताई है,
ये गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे कहा है। महाआघाड़ी के बैनर तले अगला चुनाव लड़ने पर पवार ने कहा कि 2 से 3 पार्टी साथ होती हैं तो चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर के बहाने योगी सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि यूपी में एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। पूरी खबर आप देखिए। निकाय चुनाव में सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। सरकार के तीसरे इंजन पर कब्जे की कोशिश में लगे हैं। इस कड़ी में अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। गाजियाबाद दौरे पर आए अखिलेश ने कहा कि हमें कई मोर्चों पर लड़ना है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई पर बात नहीं हो रही। एनकाउंटर के सवाल पर भी अखिलेश नया दावा करते नजर आए। मार मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं आपके लिए। आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है। जो एनकाउंटर वाली बात है, एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। और मैं कहूंगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है, कहोगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। उस सच्चाई को जान करके अगर आपकी हिम्मत हो और अगर पैकेज मतलब ठीक ठाक न मिला हो तो उस चिट्ठी को अपने चैनल में पढ़ देना। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, सड़कें खस्ता हाल हैं और लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं यूपी निकाय चुनाव की। आज TV9 भारतवर्ष के इस खास चुनावी शो 2024 का दांव यूपी निकाय चुनाव में कान्हा की दिव्य नगरी मथुरा वृंदावन के वोटर्स का मिजाज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मैं आ चुका हूं जो धार्मिक नगरी कही जाती है मथुरा। और मथुरा में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा जो शोर है वो इस बात का है कि अयोध्या काशी हुई हमारी और अब मथुरा की बारी है। इसी नारे के आधार पर निकाय चुनाव लड़ा जा रहा है और मेरे साथ एक बड़ी तादाद में मथुरा की जनता है। एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत करिए और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला आपसे शुरू करेंगे। तो मथुरा की बड़ी जनता आ चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी के बाद जिस शहर में सबसे ज्यादा भ्रमण किया है वो मथुरा है। इसलिए मथुरा वासियों को इस बार की सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। लोग क्या सोच रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर और जो नारा दिया गया है कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्या सचमुच मथुरा का नंबर आ गया है? ये बड़ा सवाल है और लोगों से इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा मैं। ये बताइए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या चाहती हैं आप मथुरा के लिए? क्या सोचना है आपका और सरकार को लेकर क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी यमुना जी है वो साफ सुथरी रहे, हमारी ये जो जन्मभूमि है वो आजाद रहे और मथुरा की सड़कें सब साफ सुथरी रहे, सब सफाई रहे, यही चाहते हैं। यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है। 6.5 साल सरकार पूरा कर चुकी है। क्या ये जो वादा था पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, वादा तो सब पूरे हो गए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगवान कान्हा की नगरी में जो औरंगजेब ने हमारे कान्हा के जन्म स्थान में जो कब्जा किया है वो हमारे कान्हा का दरबार मुक्त होना चाहिए। यहाँ से ईदगाह हटनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। यानी जिस नारे की मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि अयोध्या काशी हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है, क्या निकाय चुनाव में यही नारा काम कर रहा है? दाऊ बताइए, क्या निकाय चुनाव में यही नारा काम कर रहा है? निकाय चुनाव में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए और पब्लिक के बीच में आप पब्लिक की राय ले रही है। ये मथुरा नगरी है और अभी तक यहाँ सफाई नहीं है। यमुना जी के नाम पे करोड़ों रुपया खा गए, परंतु कोई भी एक भी नाला टेप नहीं हुआ। कहते हैं कि नाले टेप हो गए, एक भी नाला टेप नहीं हुआ है और अभी तक यमुना जी के नाम पर खाया जाता है। योगी जी पर भरोसा है कि नहीं है, ये बताइए। भरोसा तो है, आशा है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या बाकी पार्टियों की हालत क्या है? तो सब लोग तो योगी योगी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चुनावी मैदान में SP RLD भी है, यहाँ पर BSP भी है। बाकी का माहौल क्या है और बाकी लोग वोट कैसे और आप लोग उन पार्टियों की तरफ कैसे देख रहे हैं? RLD और कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कहाँ आपको दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी एक दिव्य बने
और योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई कर भी नहीं सकता है। अच्छा, ये भी बात लग रहा है आपको, ऐसा लगता है? कितना भरोसा है? राधे राधे, मुझे पूरा भरोसा है योगी जी पे कि योगी जी हमारा मथुरा भी चमकाएंगे। मथुरा भी चमकाएंगे? अयोध्या चमकाई है, वो मथुरा भी चमकाएंगे। अयोध्या चमका दी। अयोध्या की दीपावली देखी कि नहीं देखी आपने? हाँ, देखी। ऐसी दीपावली मथुरा में चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जरूर चाहते हैं। मेरी मथुरा नगरी खूब चमके, खूब चमके। हाँ। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मसला है। सही है, बाबा ठीक काम कर रहे हैं? बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन आ रहा है मथुरा में? मथुरा में अगला महापौर कौन होगा? योगी जी, योगी सरकार, कौन है? योगी सरकार। एक बार सब लोग बोले, किसको? अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? तो ये देखिए, ये मिजाज है जन्मभूमि का, लेकिन अभी मथुरा और वृंदावन के अलग अलग इलाकों में चलना बाकी है, बहुत सारे लोगों से मिलना बाकी है और बहुत सारी आवाजें ऐसी हैं जो अब तक पहुंचाना है, क्योंकि निकाय चुनाव छोटा चुनाव जरूर है लेकिन मकसद बड़ा है और इससे जरिए 2024 में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। मथुरा के अलग अलग इलाकों में चलेंगे और लोगों से जानेंगे उनकी राय और समझने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के निकाय चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। चाय ताजा ताजा बन रही है, बगल में लस्सी बन रही है, सबकी राय जानने की कोशिश करेंगे। दाऊ, निकाय चुनाव है, क्या चल लो? यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल लो? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो कौन सा बढ़िया नेता है, योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी? नहीं, योगी जी ठीक है। योगी जी ठीक है? अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये मोदी जी वाली चाय है इसलिए क्या कह रहे हो? नहीं, उससे नहीं, जो क्राइम का था वो सब सुनने, और मोदी जी और योगी जी के टाइम से सफाई का काफी परिवर्तन आया है और ये सबने भी देखा है, क्योंकि यहाँ देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। तो जो साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था चल रही थी वो बहुत बढ़िया है। देखो अब भी गाड़ी हर 10 मिनट में 15 मिनट में घूमती है सफाई करने में, और लोगों के अंदर भी एक सफाई के प्रति जागरूकता आई है, तो वो भी साफ सफाई पे काफी जोर दे रहे हैं। ठीक है। पिछले 6.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसका फायदा मथुरा वालों को मिला है, क्योंकि पिछली बार आपने पहली बार मेयर का चुनाव हुआ और पहली बार ही ये सीट आपने बीजेपी की झोली में डाल दी। कुछ काम हुआ है? बहुत से काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। दादा क्या कहेंगे, काम कैसा हुआ है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। किसका माहौल है इस बार? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी? बीजेपी। अच्छा, आपने टीका लगाया इसलिए तो नहीं कहना बीजेपी? बीजेपी का माहौल है। ये बताइए, बनारस में भी चुनाव है निकाय का, वहाँ क्या माहौल है? वहाँ बहुत अच्छा माहौल है। बाबा की नगरी, आनंद ही आनंद है, बीजेपी छाई हुई है चारों तरफ। चारों तरफ। अखिलेश जी कहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं आपको? कहीं दूर दूर तक नहीं। बुआ बबुआ कहा जाता था अखिलेश और मायावती जी को, उनकी कहीं चर्चा है? आप लोग सुने बनारस से आ रहे हैं? चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। हम प्रॉपर बनारस से रहने वाले हैं। कोई चर्चा नहीं है दूर दूर तक। कोई चर्चा? बीजेपी कोई नहीं, सिर्फ बीजेपी। ओनली बीजेपी। तो देखिए मथुरा की गलियों में क्या माहौल है उसको समझने के लिए हम आ चुके एक बहुत ही सकरी गली में, और यहां भी चर्चा का जो विषय है वो निकाय चुनाव है। यहां सभासद कौन होगा, यहां पर पार्षद कौन होगा, यहां पर मेयर कौन होने वाला है, किस पार्टी का मेयर होने वाला है, इसी बात की चर्चा। क्योंकि मथुरा नई नगर निगम है, पहली बार में बीजेपी पर भरोसा जताया गया और दूसरी बार में कैंडिडेट बदल दिया गया। ऐसे में गलियों में, खासकर वो गलियां जो अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं, वहां पर चर्चा क्या है। अच्छा, कौन अच्छा है, अखिलेश जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं? अपने जगह पे सब अच्छे, अपने जगह पे सब अच्छे हैं। आप लोग बता दो, अखिलेश अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं? अखिलेश, योगी जी बहुत बढ़िया काम। अखिलेश, आपने कांग्रेस का बिल्ला लगा रखा है और बात तब राहुल गांधी खराब है। राहुल गांधी बहुत बढ़िया। राहुल गांधी कब से 4 महीने से पैदल चलना है। हाँ, राहुल गांधी हमारा बढ़िया। हाँ, तो अखिलेश अच्छे हैं या राहुल गांधी अच्छे? एक बताना है, एक बताओ। वो हमारे राहुल गांधी। और अखिलेश खराब है? अखिलेश भी बढ़िया। नहीं, ऐसे कैसे? एक आदमी बढ़िया हो सकता है, दोनों बढ़िया। अच्छा, अतीक अहमद भी कोई मुद्दा है क्या? अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया, माफिया राज का खात्मा हो गया, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, ये सब मामले भी लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। देखिए माफिया बीच में, पुलिस के बीच में मारा गया था उसको। और पुलिस का क्या, प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। तो योगी जी तो कह रहे हैं हमने गुंडा राज उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म हो गया? नहीं, अच्छी बात है, योगी जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया। बिल्कुल बढ़िया करा। खुश है ना? खुश है ना आप लोग? गुंडा राज तो खत्म हो गया। पुलिस के सामने गुंडा राज तो है, पुलिस के सामने मार दिया गया। गुंडा राज नहीं है तो क्या है? पुलिस के सामने खुद मार दिया गया। उसके बेटे का जो एनकाउंटर हुआ, अब माफिया थाने में जो जा रहा है, वो तो पुलिस का मामला, उससे तो कोई लेना। ये तो क्या है, गुंडा राज नहीं है ये भी तो एक गुंडा राज है भाई। अतीक से बड़े डॉन पैदा हो गए एक और योगी के राज में। वो तो छोटा डॉन हो गया ना, बड़े डॉन हो गए, पुलिस के सामने मार दिया गया उसे। ये ओवरऑल जो बात है
वो सरकार से संतुष्ट है, लेकिन स्थानीय स्तर पर थोड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि नालियां नहीं साफ हैं, लाइट्स नहीं है गलियों में और लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। कुछ और इलाके, कुछ और लोगों की आवाजें और कुछ और लोगों की समस्याएं और वो मुद्दे जिनकी चर्चा गलियों में हो रही है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए निकाय चुनाव में जनता की राय जानते जानते हम आ चुके हैं वृंदावन की गलियों में और ऐसा माना जाता है कि वृंदावन की गलियों में अगर कृष्ण से मिलना है तो सुदामा बन के आना पड़ेगा। इसीलिए हमने अपना चश्मा उतार दिया, हमने मोबाइल अंदर रख लिया, गमछा उतार दिया और तो और बच के रहना किनसे, ये जो खिड़कियों पर लटकते हुए बंदर हैं, क्योंकि कभी आप पर हमला बोल सकते हैं, आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे लेकिन आपका सामान लेकर गायब हो सकते हैं। लेकिन बात मुद्दों की हो रही थी, तो क्या मुद्दे हैं ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। निकाय चुनाव सर पर है, योगी जी का दौरा होने वाला है, मथुरा में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था, लेकिन क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है आप लोग को इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है, किस बात पर वोट पड़ेगा? देखिए, वोट तो विकास पे पड़ता है। हाँ। और विकास के लिए सरकार यहाँ पे पहल कर रही है। हाँ। लेकिन उसमें जो है यहाँ के जो नगरवासी हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ। जैसे कॉरिडोर का मसला चल रहा है अभी। हाँ। पेंडिंग बड़ा हुआ न्यायालय में। हाँ। उसको लेके यहाँ जो जनता है, जो जिन लोगों की मकाने जा रहे हैं, दुकानें जा रहे हैं, हाँ। उनको एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। लोग भयभीत भी हैं। तो और ये जो नगर निगम के चुनाव जब होने वाले हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं या मतलब जो मेयर हैं जो इसको लड़ रहे हैं, इसमें भी जैसे कि व्यापारियों को अभी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। मार्केट में बैरिकेडिंग लगा दी, जिससे कि जो व्यापार है सारा ठप हो गया पूरी तरीके से। उस समय कोई भी प्रत्याशी नहीं आया। तो फिर ऐसे में आप लोग के पास विकल्प क्या बचता है? किसको वोट देने जा रहे हैं? किसकी तरफ आप लोग देख रहे हैं? देखिए, वोट तो हम उसको देंगे जो जनता के लिए खड़ा होगा। जनता कौन है जनता के लिए खड़ा? ये तो समय बताएगा। हाँ, पत्ते नहीं खोल रहे हैं आप लोग। जनता के लिए कौन खड़ा हो रहा है? योगी जी की सरकार कैसी चल रही है? योगी सरकार सब अच्छी चल रही है, वो तो जैसा पार्षद होगा वैसे हिसाब से वोट दिया जाएगा। और मेयर में किसकी तरफ ध्यान है? क्योंकि मथुरा वृंदावन नया नगर निगम है, पिछली बार तो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था, आप लोगों ने जितवाया भी था, इस बार उम्मीदवार बदल गया है, तो क्या इस बार भी भरोसा बीजेपी पर या आप समाजवादी पार्टी या बसपा की तरफ देख रहे हैं? वो तो समय देख के दिखाया जाएगा कि कैसा पार्षद है, कैसा विधायक है। हाँ। उस हिसाब से वोट दिया जाएगा। हाँ। अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। व्यापारी नाराज है, मिला जुला कर अगर कहें तो व्यापारी नाराज है। नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है। हम सरकार के विरोध में नहीं है, योगी जी के विरोध में नहीं है। लेकिन धरातल पे जो हमारा वार्ड नंबर 70 है, जो यहाँ एक काम होना चाहिए, जो प्रतिनिधि का काम होता है पार्षद का जनता के लिए, वो यहाँ नहीं हो रहा है। बार योगी जी तो करने आएंगे नहीं यहाँ पर। उम्मीदवार बदल दिया गया है। बिल्कुल बदलेगा उम्मीदवार। बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, तो आपको लग रहा है कि कुछ बेहतर होगा? नहीं, देखिए, बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया, ये तो उनकी मानसिकता है। उन्होंने अपना प्रत्याशी दूसरा दिया है, क्योंकि यहाँ उन्होंने जो प्रत्याशी बदला है वो धार्मिक स्थल को देख के बदला है। और आप चारों तरफ जब आप देखेंगे तो वृंदावन बड़े चाट, फुल्की, पकौड़ी और चटोरी चीजों के लिए जाना जाता है, और उसकी झलक आपको इस तरह चारों तरफ आप देखते जाइए, आपको पेड़े मिलेंगे, लस्सी मिलेगी, दही मिलेगी, और तो और इसको खाने वालों की एक लंबी भीड़। क्या बेच रहे हैं आप? गोलगप्पे बेच रहे हैं। तो यहाँ जो आता है वो गोलगप्पे ही क्यों खाता है? प्रसिद्ध है, बिहारी जी को पसंद है। हाँ, तो क्या लग रहा है वैसे माहौल क्या है, चुनाव का माहौल क्या है? हम महाराज जी जैसी भी है, बिहारी जी महाराज की हाजिरी है, सबरे है ना कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। यहाँ पे फिर से कोरिडोर के चक्कर में हाजी लग रही है सबरी। अच्छा, तो जनता खुश है योगी जी से? योगी जी से खुश है? नहीं है खुश। आप खुश नहीं है? आप खुश हैं? नहीं है। अच्छा, और क्या कुछ है? ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी लस्सी। अरे वाह, लस्सी पीने वालों से भी बात करेंगे। क्या बना रहे हैं आप? ये तो रेडीमेड वाला बना रहे हैं। तो चलता रहेगा, ये तो जीवन चलता रहेगा। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा धीरे से क्यों बोला आपने? नहीं, देखो कोई बात ऐसा नहीं है, आराम से धीमे से ही बोला था, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, यहाँ समाजवादी पार्टी वाले तो नहीं है लोग? देखो, ये सब हमको सारी नहीं है जो कर रहा है। देखिए, अंदर देखिए, ये बिहारी जी के भक्त हैं जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, लेकिन मथुरा में आके ये क्या सोचते हैं? सबके हाथों में लस्सियां आप देख सकते हैं। क्या माहौल लग रहा है मथुरा में आने के बाद? चुनाव का कुछ माहौल दिखा आपको? चुनाव का माहौल तो अभी तक कोई नहीं दिखा। योगी जी को लेकर क्या सोच है लोगों की यहाँ पर, ये बताइए। योगी जी का काम अच्छा चल रहा है। हाँ। अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। हाँ। और पहले से बहुत अच्छा किया उन्होंने, बढ़िया किया। समाजवादी मथुरा में बदलाव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, जितनी अच्छी लस्सी उतनी बढ़िया सरकार, या सरकार लस्सी अच्छी है, सरकार अच्छी? सरकार दोनों अच्छी है। दोनों अच्छे हैं। क्या लग रहा है मैडम आपको? माहौल कहाँ से हैं आप? बहुत अच्छी है। कहाँ से आई हैं? बनारस से। अरे बाप रे, मोदी जी कहाँ से आई हैं? अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे? अच्छी है, एकदम बढ़िया है। ठीक हो, सब चौचक हो? हाँ? बनारसी वाली आप बनारस के तो भाषा तो बोलते होंगे वहाँ की। सब ठीक हो कि नहीं हो? हाँ, सब ठीक हो। ये बताइए, कहाँ से हैं आप लोग? गोरखपुर से। अच्छा, मैं भी गोरखपुर से।
गोरखपुर में कहाँ से हैं? मोदीपुर। मोदीपुर। तो योगी जी के गढ़ से आए हैं, माहौल क्या है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं योगी जी के शासनकाल को लेकर? एकदम बढ़िया चर्चा कर रहे हैं। बढ़िया चर्चा कर रहे हैं। आपके काफी लस्सी आगे ले लीजिए। अच्छा चर्चा। कैसी सरकार चल रही है? सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की बीजेपी ने, विधानसभा चुनाव में, तो निकाय चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी या किसी और की हवा है? बीजेपी ओनली बीजेपी। हाँ, क्या भैया किसकी हवा है? बीजेपी की हवा है। अच्छा, कारण क्या है? गोरखपुर का हुआ है ना, तो कहा तो हुआ? अच्छा काम कर रहा है ना। अच्छा, काम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। बढ़िया। गोरखपुर में कैसा काम हो रहा है? सब कुछ बढ़िया है गोरखपुर में, एकदम चकाचक। बढ़िया ना गोरखपुर में? सब बढ़िया। सब बढ़िया है। नहीं, मैं तो जनता की राय रखने आया हूँ। तो ये बताइए, अरे वाह, आपकी टिकिया आ गई, पकौड़ी भी आ गई। तो ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे ही करता हूँ। लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, गुंडाराज की चर्चा हो रही है, माफियावाद के खात्मे की चर्चा हो रही है, अतीक अहमद के शूट आउट की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है गोरखपुर में? बिल्कुल सफाई हो रही है। हाँ, किस चीज की सफाई? गुंडागर्दी की सफाई हो रही है। हाँ। बिल्कुल खत्म हो रही है। हाँ। योगी जब तक रहेंगे तब तक गुंडागर्दी का नामो निशान नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और मथुरा में भी इस बात की चर्चा है? मथुरा तो बिल्कुल सही है, योगी जी है तो सब मुमकिन है। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। क्या चाहते हैं योगी जी के लिए आप लोग? अरे योगी जी के लिए बहुत चाहते थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के। क्या बोल रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन जाए वही मोदी जी के बाद। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बन जाए योगीनाथ। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे है अभी। अब आप देखिए, क्या अंतिम लाइन आप बोले? क्या बोला आपने? लस्सी मैं लस्सी पी लूंगा। पहले आपने बोला क्या? उन्होंने बोला वो उनका आप भी चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने? बिहारी जी की कृपा है, बने तो बने। अच्छा आदमी तो अच्छा। तो देखिए, ये मथुरा और वृंदावन से मैंने जनता की राय को रखने की कोशिश की, तमाम जायके आपको दिखाने की कोशिश की, इन गलियों में लाया आपको, ताकि आप सेंटिमेंट्स को समझ सके कि चुनाव में चर्चा क्या कुछ हो रही है, और इसके जरिए आप ये भी समझ सके कि इस बार के नगरीय चुनाव में, खासकर निकाय चुनाव में, जनता किस तरफ देख रही है। लोगों को सरकार पर बहुत ज्यादा भरोसा है और ट्रिपल इंजन की जो सरकार कही जा रही है उसको लेकर चर्चा है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये 13 मई को तय हो पाएगा। लेकिन उससे पहले प्रचार जोरों पर है और लोगों के बीच निकाय चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, मथुरा। तो मथुरा वृंदावन के वोटर्स का कैसा है मिजाज, ये आपने देखा विपिन चौबे की इस रिपोर्ट में।